नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का आज ये 5वां लेक्चर है और आज हमारा टॉपिक है यहाँ पे संविधान का भाग 2। यानी आज हम चर्चा करने वाले हैं नागरिकता के बारे में, क्योंकि भाग 2 में उल्लेख है नागरिकता का और जिसमें अनुच्छेद है अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 14 तक। साथ ही साथ दोस्तों इसी वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में, जो कि चर्चा में रहा काफी, तो उसके बारे में भी डिटेल्स में यहाँ पे इस लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। संविधान के भाग 2 में दोस्तों उल्लेख मिलता है नागरिकता का, और नागरिकता में कौन कौन अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। तो एक एक करके हम पहले इन अनुच्छेदों के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक बात, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ जो कि आपको समझनी है और तब जाके आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ पाएगा। क्योंकि जो अनुच्छेद बने हैं अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक, और इन अनुच्छेदों में जो नागरिकता की बात की गई है दोस्तों, वो नागरिकता की बात की गई है उन लोगों के लिए जो कि 1950 से पहले के लोग थे। आप समझ रहे हैं कि 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय ये नागरिकता बनी। तो उस समय की जो परिस्थिति थी 1947-48 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जो लोग भारत से पाकिस्तान गए, जो पाकिस्तान से भारत आए या जो उस समय भारत में रह रहे थे, तो उन लोगों को नागरिकता कैसे दी जाए, ये संविधान में कहा गया था भाग 2 में, नागरिकता में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। तो उस समय संविधान बना और उस समय जो परिस्थितियां थी तो उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रावधान थे नागरिकता लेने के, वो इसमें रखे गए। लेकिन फिर 1955 का जो अधिनियम आता है उसमें कहा गया कि 1950 के जो लोग हैं, 1950 के बाद के जो लोग जन्मे हैं उनको कैसे नागरिकता मिलेगी, या जो उसके बाद के लोग हैं उनको नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी, वो उसमें 1955 के अधिनियम में कहा गया। और समय समय पर इसमें परिवर्तन होता रहा है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं जब ये संविधान लागू हुआ उस समय नागरिकता में क्या क्या प्रावधान थे, और फिर 1955 के अधिनियम में क्या प्रावधान थे, और 2019 के अधिनियम में क्या प्रावधान है। तो अनुच्छेद 5 इसमें कहा गया है प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ के समय, देखो संविधान जब लागू हुआ उसके प्रारंभ के समय, अगर वो भारत में अधिवास करता हो तो भारत का नागरिक होगा यदि वह निम्न एक शर्त पूरी करता है। यानी जो अनुच्छेद 5 है वो किसके लिए है, जो अभी वर्तमान में, यानी वर्तमान का मतलब क्या है मेरा, कि जो जब संविधान लागू हुआ 1950 भारत में रह रहा हो, 1950 में अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा हो तो उसे नागरिकता कैसे दी जाएगी। यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो उसे नागरिकता कैसे दी जाएगी, तो उसे नागरिकता दी जाएगी अगर वो निम्न शर्त पूरी करता हो, या तो उसका जन्म भारत में जन्मा हो तो वो भारत का नागरिक है, अगर वो भारत में जन्मा नहीं हो तो उसके माता पिता में से कोई एक भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। अगर ये भी वो शर्त पूरी नहीं करता है तो संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पहले से कम निवासी रहा हो। यानी 1950 में जो व्यक्ति अभी भारत में है 1950 में, तो अगर वो भारत में जन्मा है तो वो स्वेच्छा से भारत का नागरिक हो जाएगा। उसके माता पिता में से कोई एक भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो तो चाहे वो विदेशी भी हो, लेकिन अगर उसके माता पिता, मतलब अगर वो विदेश में रहता हो लेकिन उसके माता पिता अगर भारतीय हैं, भारतीय राज्य क्षेत्र में जन्मे हैं, तो उसे भी नागरिकता मिलेगी। और अगर ये दोनों शर्त वो पूरी नहीं करता है और उसका जन्म कहीं और हुआ है लेकिन वो भारत में रह रहा है 1945 से, यानी 1950 से 5 वर्ष पहले, संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पहले से वो भारत में रह रहा है, वहां का निवासी रहा है, तो उसे भी नागरिकता दी जाएगी। तो अनुच्छेद 5 कहता है, अनुच्छेद 5 किन लोगों के लिए था, जो कि 1950 में भारत में रह रहे थे। अब आता है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 दोस्तों उन लोगों के लिए, पहले आपको समझना है कि अनुच्छेद किन लोगों के लिए है। तो ये अनुच्छेद उन लोगों के लिए था जिन्होंने पाकिस्तान से प्रव्रजन यानी माइग्रेट हुए, जो पाकिस्तान से भारत, ये पाकिस्तान और ये है अपना इंडिया। तो जो पाकिस्तान से भारत आए लोग, अब इनको नागरिकता कैसे दी जाए, क्योंकि ये तो पाकिस्तान में थे।
अब उस समय 1947 से पहले तो पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था, तो वो तो कहीं भी आ जा सकते हैं। अब जब विभाजन हो चुका है और ये लोगों को कहा गया है कि वो उनकी मर्जी को कहाँ जाएं, तो पाकिस्तान का जो क्षेत्र था, अगर वो पाकिस्तान से भारत में आए हैं या वो 1947 के बाद और 1950 से पहले भारत में आए हैं, तो उन लोगों को नागरिकता कैसे दी जाएगी, वो अनुच्छेद 6 में कहा गया। इसमें कहा गया कि पाकिस्तान से प्रव्रजन करने वाले लोगों को नागरिकता किस प्रकार से दी जाए। तो पहली शर्त इसमें थी कि जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले जिन्होंने माइग्रेट कर लिया है भारत में, उन्हें सीधे डायरेक्ट नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन 19 जुलाई 1948 जो डेट है, ये किस चीज़ की डेट है, ये है अनुमति पत्र की, क्योंकि अब यहाँ पे अनुमति पत्र बंटने लगे थे। अगर किसी को भारत से पाकिस्तान माइग्रेट करना था तो 19 जुलाई 1948 से उसे अनुमति पत्र भी मांगना जरूरी था, अनुमति पत्र लाना जरूरी था। तो फिर 19 जुलाई 1900 पहले के जो लोग थे उनको तो सीधे तौर पर नागरिकता मिल गई थी, लेकिन इसके बाद के जो लोग थे उनको अनुमति पत्र लाना जरूरी था साथ में, और साथ साथ 6 महीने के बाद, अनुमति पत्र के 6 महीने के बाद उनको नागरिकता मिलनी थी। तो ये तो जो अनुच्छेद 6 था, ये था पाकिस्तान से जो लोग भारत आए हैं। और कुछ लोग उस समय ऐसे भी थे जो इंडिया से गए पाकिस्तान माइग्रेट करके, लेकिन उन्होंने देखा कि पाकिस्तान में उनके लिए सही परिस्थितियां नहीं है, पाकिस्तान उन्हें सही नहीं लग रहा है, पाकिस्तान से अच्छा तो इंडिया में ही वैसे भी, तो इसलिए फिर वो आए पाकिस्तान से इंडिया। तो अब इन लोगों को, क्योंकि ये तो पाकिस्तान जा चुके हैं, वहाँ के नागरिक हैं ये, तो फिर इन नागरिकों को अब भारतीय नागरिकता कैसे दी जाएगी, उसकी शर्तें थी अनुच्छेद 7 में। पाकिस्तान को प्रव्रजन यानी माइग्रेट करने वाले लोगों को नागरिकता कैसे दी जाए अगर वो भारत आना चाहते हैं। तो इसके लिए एक डेट थी 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947। तो इसके बाद अगर कोई भारत आएगा, पाकिस्तान को माइग्रेट करने वाले लोग अगर भारत आएंगे, तो 1 मार्च 1947 के बाद उन्हें पंजीकरण करना होगा और 6 महीने के बाद उनको भी नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 8 किसके लिए कहता है? देखो, अनुच्छेद 5 था जो भारत में लोग रह रहे थे, अनुच्छेद 6 उनके लिए था जो पाकिस्तान से भारत आए, अनुच्छेद 7 उनके लिए था जो भारत से गए पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से भारत आए, तो उन्हें नागरिकता अनुच्छेद 7 में अनुच्छेद 7 के अनुसार दी गई। और अनुच्छेद 8 कहता है कि जो भारत में भी नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है, भारत से बाहर रह रहे हैं और वो मूल व्यक्ति हैं भारत के। अब देखो, उस समय जो कंडीशन थी, जो परिस्थितियां थी, तो बहुत सारे लोग भारत मतलब भारत को छोड़कर विदेश चले जा रहे थे, क्योंकि स्वतंत्रता की लड़ाई बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी भी थे जो विदेश से लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि भारत में अगर वो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ते तो अंग्रेज उनको तुरंत जेल में डाल देती। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो विदेश चले गए थे, और बहुत सारे भारतीय मूल के भी थे जो विदेश चले गए थे। तो उनको भारत की नागरिकता कैसे दी जाए, तो इसके लिए भी प्रावधान था अनुच्छेद 8 में। और अनुच्छेद 8 में कहा गया कि जो व्यक्ति भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत यदि उनके माता पिता दादा दादी में से किसी का जन्म भारत में हुआ तो वो भारत के नागरिक होंगे। यानी भारतीय मूल के तो हैं ही, क्योंकि उनके माता पिता दादा दादी का जन्म भारत में हुआ है, तो उनको भी नागरिकता दी जाएगी। तो अनुच्छेद 8 किसको नागरिकता प्रदान करता है? जो विदेश में रह रहे हैं भारतीय। अनुच्छेद 9, 10, 11 क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ले लेता है। अब देखो, ये 9, 10 जो नवा है, ये क्या करता है? नागरिकता खत्म करने की बात करता है, नागरिकता समाप्ति की बात करता है। 5, 6, 7, 8 ये चारों अनुच्छेद नागरिकता देने की बात करते हैं। अनुच्छेद 9 बात करता है नागरिकता समाप्त करने की, यानी यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि जो भारत की नागरिकता है वो है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता से अभिप्राय क्या है कि भारत में एक ही नागरिकता चलती है, चाहे वो व्यक्ति किसी राज्य में जन्मा हो, किसी भी स्टेट में जन्मा हो, किसी भी यूटी क्षेत्र में, केंद्र शासित प्रदेश में जन्मा हो, तो वो उसको एक ही नागरिकता दी जाएगी, वो है भारत की नागरिकता। यानी वो भारत का नागरिक है। उसको ये नहीं कहा जाएगा कि वो अगर वो अलग अलग स्टेट में जन्मा हो तो अलग अलग स्टेट के नागरिक के तौर पर नहीं पहचाना जाएगा, बल्कि वो भारत के नागरिक के तौर पर पहचाना जाएगा। जबकि अगर हम उन देशों की बात करें जिसमें दोहरी नागरिकता है, जैसे अमेरिका,
इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। और अमेरिका में क्या है, फेडरल है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो अमेरिका में जो व्यक्ति रह रहा हो तो उसको दो नागरिकता लेनी पड़ती है, एक तो अमेरिका देश की नागरिकता और एक अमेरिका के जिस स्टेट में वो रह रहा है वहां की नागरिकता भी लेनी पड़ती है। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या है, दोहरी नागरिकता है अमेरिका में, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जिस स्टेट में रह रहा है उसकी नागरिकता नहीं होती है, केवल देश की नागरिकता है, एकल नागरिकता है भारत में। संपूर्ण भारत के किसी भी क्षेत्र में जाओ तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा अगर उसके पास, और उसको नागरिकता सिर्फ भारत की ही लेनी होगी, तो वो भारत का, इसलिए भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। सभी, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, तो सभी जितने भी स्टेट हैं उनमें जो भी व्यक्ति रह रहे हैं उनके पास भारत की नागरिकता है। तो अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेता है तो उसकी नागरिकता भारत से समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार नागरिकता, यानी किसी नागरिक की नागरिकता जो संसद द्वारा बनाई गई विधि के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से छीन या समाप्त नहीं की जा सकती है। तो अनुच्छेद 10 और 9 और 10 बात करता है नागरिकता की समाप्ति की, यानी अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त करना है तो केवल किस विधि से समाप्त की जाएगी, किस विधि से छीनी जाएगी, जो संसद द्वारा बनाई गई विधि, तो इसी के अनुसार नागरिकता समाप्त की जाएगी। इसके अलावा कोई अन्य विधि से किसी भी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। फिर अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद की नागरिकता के अर्जन व समाप्ति पर कानून बनाने की शक्ति किसकी है, तो वो है संसद की। संसद की नागरिकता, जो नागरिकता है, नागरिकता को कैसे लेना है, किसी व्यक्ति को किस प्रकार से नागरिकता देनी है और किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करनी किस प्रकार से, उस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो है संसद का। ठीक है, तो संसद को ये शक्ति है। तो अभी तक देखो हमने आर्टिकल पढ़ लिया, और ये आर्टिकल किस परिस्थिति के को मद्देनजर बनाए गए थे, जो 1950 से पहले की परिस्थितियां थी। अनुच्छेद 5 कहता है जो यहाँ पे भारत में रह रहा है उसको नागरिकता देने के बाद। अनुच्छेद 6 कहता है जो पाकिस्तान से भारत आए। अनुच्छेद 7 कहता है जो भारत से पाकिस्तान गए और फिर भारत आना चाहते हैं उनको नागरिकता किस प्रकार दी जाए। अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि कोई अनुच्छेद 8 फिर हाँ अनुच्छेद 8 कहता है कि अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति विदेश में है तो उसको किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और अनुच्छेद 10 भी कहता है नागरिकता समाप्ति होगी केवल संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार। और अनुच्छेद 11 कहता है संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्त पर कानून बनाने का अधिकार है। तो ये तो हमने अनुच्छेद पढ़े, लेकिन महत्वपूर्ण बात अब आगे से शुरू होती है, क्योंकि संसद कोई अधिकार है। तो संसद द्वारा लाया गया भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, और जो भी भारत में नागरिकता दोस्तों दी जाती है वो इसी के अनुसार दी जाती है। इसमें भी समय समय पर छोटे छोटे संशोधन किए गए हैं समय की परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि हमेशा परिस्थिति तो उस समय की नहीं रहेगी जो 1955 में थी या जो 1950 में थी। समय के अनुसार परिस्थितियां भी बदलती गई और नागरिकता जो अधिनियम है इनमें भी लगातार संशोधन किया गया। अब हम बात करते हैं कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है। इसके तहत दोस्तों 5 प्रकार से नागरिकता का अर्जन किया जाता है, यानी नागरिकता की प्राप्ति की जाती है। अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेता है तो 5 प्रकार से ले सकता है, जबकि नागरिकता समाप्ति है जो वो है 3 प्रकार की। तो पहले हम नागरिकता प्राप्ति की बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो पहली शर्त यहाँ पे जन्म के आधार पर नागरिकता की प्राप्ति। यदि कोई व्यक्ति, अब देखो, जन्म के आधार पर यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद, मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले कि जो अनुच्छेद बनाए गए हैं उनमें जो प्रावधान है नागरिकता लेने के और समाप्त करने के वो हैं 1950 से पहले के परिस्थितियों को देखते हुए। लेकिन 1950 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो तो उसे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता दी जाएगी। तो जन्म 26 जनवरी 1950 में भारत में जन्मा हो तो वो भारत का नागरिक होगा। अब जैसे आप में से जितने भी व्यक्ति, आप सभी का जन्म कहाँ हुआ है, मतलब जिनका जन्म भारत में हुआ है, तो उनको
सीधे तौर पर अपने आप ही भारत की नागरिकता मिल गई है, क्योंकि 1950 के बाद आपका जन्म हुआ है भारत में और आप भारत के नागरिक हो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हुई दोस्तों। इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि कोई विदेशी पर्यटक, माना कोई अमेरिका से आ गया भारत में, और कोई कपल्स अमेरिका से भारत में आए और उनके बच्चों का जन्म यहाँ पे 1950 के बाद यानी 1960 या 1900 मान सपोज 1923 में ही भारत में आते हैं, अगर मतलब यही परंपरा चलती तो उनके बच्चों को भी यहाँ पे भारत की नागरिकता अपने आप ही मिल जाती। 1950 के बाद जो भी पर्यटक भारत आए घूमने, तो उनके बच्चों को अपने आप नागरिकता दी गई, क्योंकि भारत के संविधान में ये उल्लेख था कि जिनका भी जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में वो जन्मे हो तो उनको अपने आप ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो फिर इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ऊपर से जो पड़ोसी देश थे, दुश्मन देश थे, जैसे पाकिस्तान, चाइना से कोई व्यक्ति भारत आता, उनके बच्चों का यहाँ पे जन्म हो जाता, तो उनके बच्चे भी अपने आप भारत के उनको भी नागरिकता देनी पड़ती, वो अपने आप भारत के क्या हो गए, नागरिक हो गए, और इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होने लगा। तो इसके बाद एक संशोधन किया गया, इसमें संशोधन 1986 में, और इसमें कहा गया कि माता या पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। माता या पिता भारतीय, यानी देखो जन्म भारत में होना चाहिए, लेकिन केवल जन्म ही नहीं होना चाहिए भारत में, बल्कि माता या पिता भारतीय होना चाहिए, कोई एक। अब चाहे माता हो भारत का या चाहे पिता हो। अब इसका भी मिसयूज होने लगा, इसका भी कहीं ना कहीं क्या होने लग गया, मिसयूज होने लगा, विशेष तौर पर जो सीमावर्ती क्षेत्र थे, जैसे पाकिस्तान के जो निवासी थे वो आ रहे थे इन सीमावर्ती क्षेत्रों में, कश्मीरी क्षेत्रों में, और वहां पर अगर उनकी कोई संतान हो जाती थी, क्योंकि देखो पिता कहाँ के, पाकिस्तान का, माता कहाँ की है, इंडिया की, कश्मीर क्षेत्र की, तो फिर अगर उनकी जो संतान होती तो उनको भी भारत की नागरिकता मिल जाती। तो इसमें भी इसका भी मिसयूज होने लगा। और फिर इसमें एक और संशोधन आया 2003 में। इसमें कहा गया कि दोनों होना चाहिए, यानी माता पिता भारतीय होने चाहिए, उनके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए और वैलिड डॉक्यूमेंट्स उनके पास होना चाहिए, तब जाके जन्म के मतलब अगर किसी का जन्म भारत में हुआ है और उसके माता पिता दोनों भारतीय हैं, तब जाके वो भारत का नागरिक होगा। और अगर किसी का जन्म भारत में हुआ है और उसके माता या पिता में से कोई एक भी अगर भारत मतलब माता पिता क्या है, भारतीय नहीं है, वो विदेशी हैं, चाहे वो माता विदेशी है, पिता विदेशी है, दोनों विदेशी हैं, तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, दोनों होने चाहिए भारतीय। तो ये तो रही जन्म के आधार पर, किस प्रकार जन्म के आधार पर नागरिकता यहाँ पे दी जाती है। अब यहाँ पे नागरिकता प्राप्त करने का दूसरा प्रकार है वंश के आधार पर। तो वंश के आधार पर क्या है कि 26 जनवरी 1950 के बाद अगर पिता भारत का नागरिक हो, ठीक है, अगर किसी का पिता क्या है, भारत का नागरिक हो, तो वो भारत का स्वयं ही क्या हो जाएगा, नागरिक हो जाएगा, चाहे उसका जन्म बाहर हुआ हो। देखो ये तो जन्म के आधार पर था, यानी जिसका जन्म क्या है, भारत की भूमि पर हुआ हो, जन्म भारत की भूमि पर हुआ हो तो उसको किस प्रकार से नागरिकता दी जाए, वो जन्म के आधार पर नागरिकता कहलाती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि देखो दोनों माता पिता भी भारतीय हैं या पिता भारतीय हैं, ठीक है, और अगर वो कहीं विदेश में घूमने चले गए, वो विदेश में घूमने चले गए, अब ऐसा तो होने मतलब वहीं उनका बच्चा हो गया और वो फिर भारत आ गए, तो वो तो भारत आ गए, लेकिन उनका बच्चा तो वो तो भारत के नागरिक है नहीं, क्योंकि उसका जन्म तो विदेश में हुआ है, और इस जन्म के आधार पर केवल भारत में जन्म है उसी को नागरिकता प्रदान की जाती है। तो इसलिए एक नया दूसरा प्रावधान था वंश के आधार पर, यानी अगर जन्म किसी का बाहर भी हुआ है, किसी विदेश में हुआ है, लेकिन अगर उसका पिता क्या है, भारत का नागरिक है, तो वो भारत का नागरिकता उसको दी जाएगी। यानी अगर किसी का जन्म भारत के बाहर हुआ है तो उसको किस प्रकार नागरिकता दी जानी है, तो वो दी जाती है वंश के आधार पर, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों में से अगर जिसका जन्म भारत में हुआ है तो वो तो भारत के आधार इस आधार पर उसको क्या मिल गई, नागरिकता मिल गई। लेकिन अगर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका जन्म विदेश में हुआ है, आपके माता पिता भारतीय हैं, भले आप विदेश में नहीं रहते हैं, लेकिन आपका जन्म हुआ है विदेश में, आप घूमने चले गए थे आपके माता पिता वहां और आपका जन्म वहां हुआ है, तो इस वंश के आधार पर आपको नागरिकता दी गई है।
तो पिता भारत का नागरिक होना चाहिए, केवल पिता, ठीक है, पहले ये बात कही गई थी। लेकिन इसमें भी संशोधन किया गया 1992 में, और इसमें कहा गया कि माता या पिता में से कोई भारतीय होना चाहिए। और बाद में फिर इसमें एक और संशोधन किया गया 2004 में, और इसमें कहा गया कि माता या पिता भारतीय तो होने ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ पंजीकरण भी किया जाना चाहिए। यदि बाहर जन्मा है, भारत के बाहर अगर उसका जन्म हुआ है तो पंजीकरण भी उसका आवश्यक है। अब वंश के आधार पर जो भारत में जन्मे हैं उनको भी नागरिकता मतलब उनको भी नागरिकता मिल जाती है, क्योंकि जब आपके माता पिता यहीं के हैं तो आपको स्वेच्छा से वो नागरिकता प्राप्त हो ही गई है, ठीक है। तो ये है वंश के आधार पर। ये उनके लिए अभी मैं डिस्कस करता था जिनका जन्म विदेश में हुआ हो। तो पहले था कि उनका पिता भारत का नागरिक होना चाहिए, फिर कहा गया कि माता या पिता दोनों में से कोई एक नागरिक होना चाहिए 1992 में, और 2004 में कहा गया कि साथ ही साथ पंजीकरण भी कराना आवश्यक है। तो ये तो था दूसरा मेथड। अब हम तीसरे मेथड की ओर बढ़ते हैं, और वो है पंजीकरण। अब देखो पंजीकरण किसके लिए पता है? पंजीकरण उन लोगों के लिए है जिनका कहीं ना कहीं मूल रूप से संबंध भारत से रहा हो, या तो उनके दादा दादी भारत में थे, उनके माता पिता भारत में थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नागरिकता ले ली है, उन्होंने विदेश की नागरिकता ले ली है, और अब वो भारत की नागरिकता कैसे लें? तो वो है पंजीकरण के आधार पर। तो पंजीकरण के आधार पर किनको नागरिकता मिल जाती है? उन विदेशियों को जो कि कभी न कभी भारतीय मूल के थे, या उनका मूल संबंध भारत से, उनके रिश्तेदार भारत से रहे होंगे, उनके माता पिता भारत से रहे होंगे, या अविभाजित भारत से उनका कोई मूल संबंध था। तो अगर ये लोग 1950 के बाद ये लोग अगर भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो उनको कैसे नागरिकता मिलेगी? तो उनको 7 वर्षों तक भारत में रहने के बाद पंजीकरण करना होना था। 7 वर्ष तक अगर वो भारत में आ गए तो 7 वर्ष तक लगातार भारत में रहो और फिर करो पंजीकरण। तो इसे कहा गया पंजीकरण के आधार पर भारतीय नागरिकता। तो ये किन लोगों के लिए थी? जो कहीं ना कहीं मूल रूप से जिनका संबंध था भारत से, ठीक है। 1966 से पहले ये 6 मंथ का था, और बाद में इसको 7 वर्ष कर दिया गया। तो अगर पंजीकरण के आधार पर कोई नागरिकता लेना चाहता है तो उसको 7 वर्ष भारत में रहकर फिर पंजीकरण के आधार पर वो नागरिकता ले सकता है। दूसरा ये यहाँ पे कि विवाह के आधार पर भी, माना देखो आप चले गए विदेश, कोई इंडियन चला गया अमेरिका में उसको कोई लड़की पसंद आ गई और वो उसे शादी करना चाहता है, और उसको ब्याह करके कहाँ ला गया? इंडिया ला गया। अब जब इंडिया ला गया तो वो तो भारत की नागरिक है ही नहीं, क्योंकि वो तो भारत की नागरिकता है ही नहीं, ना वो उसका जन्म हुआ यहाँ पे, ना वो उसका मूल रूप से उसका कोई वंश, ना उसका पिता भारत का है, ना माता भारत की है। अब उसको भी कराना पड़ेगा पंजीकरण उसको भी कराना पड़ेगा, और पंजीकरण के लिए उसे 7 साल तक भारत में रह के फिर उसे पंजीकरण करना होगा, और फिर वो बन जाएगी भारत की नागरिक। तो पंजीकरण के आधार पर किन लोगों को दिया जाता है नागरिकता? या तो उनका कभी मूल रूप से संबंध भारत से रहा हो, और साथ साथ या तो कोई विवाह करके भारत में आया हो, अब उसका रहना भारत में जरूरी है क्योंकि उसने विवाह कर लिया है, तो उस विदेशी नागरिक को भारत में नागरिकता देने के लिए पंजीकरण के आधार पर उसे नागरिकता प्रदान की जाती है। अब बात आती है दूसरी, देशीकरण के आधार पर। देशीकरण के आधार पर किनको नागरिकता दी जाती है? जिनका मूल रूप से कोई संबंध नहीं है भारत से, और अगर रहा भी होगा तो मतलब अब जैसे माना कोई पाकिस्तान से आना चाहता होगा भारत, ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान तो दोनों एक ही थे पहले, तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान लोगों का तो मूल संबंध है भारत से। लेकिन देखो अब भारत और पाकिस्तान उनका विभाजन हो चुका है, 1950 की बात ये कही गई है। जो लोग 1950 से पहले के थे उनके लिए तो प्रावधान उन आर्टिकल्स में था, लेकिन अब क्योंकि परिस्थितियां बदल गई है तो अब उनके आधार पर नागरिकता नहीं दी जा सकती है। जो ये भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है, ये किन लोगों की बात करता है? 1950 के बाद की ये बात करता है, ठीक है। तो 1950 के बाद जो आना चाहते हैं, तो अब देखो अगर देशीकरण के आधार पर किस प्रकार से नागरिकता दी जाती है, तो यदि कोई विदेशी नागरिक भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो जिस देश का वो नागरिक है सबसे पहले तो उसको उसकी नागरिकता का त्याग करना होगा,
यानी जो विदेशी नागरिक है उसको अपनी नागरिकता का त्याग करना होगा, उस देश की नागरिकता का त्याग जिस देश का वो निवासी हो, और 11 वर्ष तक वो भारत में रहा हो, 11 वर्ष तक भारत में कम से कम वो रह गया हो, और भारत की किसी एक भाषा का वो ज्ञाता हो, एक भाषा के बारे में जानता हो, और कला और विज्ञान में उसे रुचि हो, तो इस आधार पर वो क्या कर सकता है, नागरिकता ले सकता है। तो देशीकरण के आधार पर कितने वर्ष में नागरिकता मिलती है, 11 वर्ष में, 11 वर्ष बाद, ठीक है, 11 वर्ष कम से कम वो रहा हो। और फिर आता है अर्जित क्षेत्र। तो अर्जित क्षेत्र में ऐसा है, अर्जित क्षेत्र में माना भारत है, ठीक है, ये भारत है, और यहाँ पे भारत ने माना यहाँ पे कोई देश है, और भारत ने इस क्षेत्र पर क्या कर लिया है, इस क्षेत्र का अर्जन कर लिया है, इस क्षेत्र को अर्जित कर लिया, इसको जीत लिया है। अब जो यहाँ के लोग हैं ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये इस देश के निवासी थे, अब ये कहाँ जाएंगे, तो इनको भी भारतीय नागरिक माना जाएगा। तो इनको स्वतः ही क्या हो जाएगी, जैसे ही भारत किसी क्षेत्र को अर्जित करता है तो वो स्वतः ही वहाँ के लोग क्या हो जाते हैं, भारत के नागरिक हो जाते हैं, क्योंकि वो क्षेत्र भारत का जब अभिन्न हिस्सा बन चुका है तो वो लोग भी भारत के ही हैं, तो इसलिए उनको स्वतः नागरिकता प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो अर्जित क्षेत्र के आधार पर इस प्रकार नागरिकता प्राप्त होती है। तो ये 5 प्रकार थे दोस्तों नागरिकता प्राप्ति के। अब 3 प्रकार ऐसे हैं नागरिकता समाप्ति के, कि किस प्रकार किसी की नागरिकता छीनी जा सकती है। तो एक है परित्याग करके, यानी अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, नागरिकता का त्याग करता है तो उसकी नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। पर्यावसान करके, यानी वो क्या करता है, बर्खास्त की जाती है किसी की नागरिकता, अगर उसने किसी विदेशी मतलब कोई दूसरे देश की उसने नागरिकता प्राप्त कर ली है तो उसको उसकी नागरिकता को बर्खास्त किया जाएगा। और तीसरा है वंचित। अब देखो नागरिकता से वंचित कैसे किया जाएगा, क्योंकि नागरिकता से वंचित तो वो सिर्फ वो लोग होते हैं नागरिकता से वंचित अगर वो भारतीय संविधान की अवहेलना करते हैं, भारत की अखंडता और एकता को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो उनको भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता छीनने के 3 प्रावधान है, परित्याग, पर्यावसान और वंचित। और आज का जो अंतिम टॉपिक अब बचता है वो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या था ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019? ये लोकसभा में पारित किया गया 10 दिसंबर 2019 को, राज्यसभा में पारित हुआ 11 दिसंबर 2019 को, और राष्ट्रपति की स्वीकृति इसको मिलती है 12 दिसंबर 2019 को, और ये लागू होता है 10 जनवरी 2020 को। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहा था। क्यों चर्चा में रहा था इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। देखो अधिनियम की विशेषताएं क्या है, पहले ये समझ लो आप। देखो मैंने आपको बताया कि जो नागरिकता में लगातार संशोधन होता है वो परिस्थिति को देखकर, समय की परिस्थिति को देखकर लगातार उसमें संशोधन होता हुआ आ रहा है, क्योंकि जो 1950 में परिस्थिति उसके आधार पर तो आज नागरिकता नहीं दी जा सकती है। उसके आधार पर अगर नागरिकता देने लग जाए तो फिर तो सारे पाकिस्तानी वो 6 महीने में उनको नागरिकता मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है, परिस्थिति के अनुसार नागरिकता दी जाती है। तो क्या है इसकी विशेषताएं? यह अधिनियम 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में पहुंचे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई 6 समुदाय, इन 6 समुदायों से संबंधित व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है। तो जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है वो इन 6 समुदाय के लोगों के व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है अगर वो 3 देशों से, यानी या तो पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से या बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण वो भारत में पहुंचे हैं। तो और कब, मतलब वो कब, या तो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में पहुंचे, ठीक है, या उससे पहले 31 दिसंबर 2014 लास्ट डेट है, ठीक है, इससे पहले अगर वो भारत में पहुंचे। अब देखो इससे पहले क्यों, ये इस दिन क्यों? क्योंकि 2014 + 5 ये हो जाता है 2019,
और ये अधिनियम कब आया? 2019, यानी 2019 तक उन्हें हो चुके हैं 5 साल। और इस अधिनियम में यही प्रावधान रखा गया है कि 5 साल अगर उन्हें हो गए हैं तो हम उन्हें नागरिकता देंगे देशीकरण के आधार पर। जबकि दोस्तों देशीकरण के आधार पर, अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि देशीकरण के आधार पर 11 साल में वो भारत में उसको रहना होगा, तब जाके उस किसी विदेशी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाती है। लेकिन नागरिकता संशोधन, तभी तो ये संशोधन है, तो ये अधिनियम 2019 में, इसमें क्या संशोधन किया गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक यदि 5 साल से भारत में रह रहे हैं तो 2014 से लेकर 2019 तक उन्हें 5 साल हो जाते हैं। और 2014 से पहले तो वो तो 5 साल से भी ज्यादा हो गए, ठीक है। तो 5 साल या 5 साल से अधिक अगर वो रह रहा है तो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहले भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था। और यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र और बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन के तहत आने वाले क्षेत्र पर लागू नहीं किया गया। तो ये थी दोस्तों विशेषता नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की। और यहाँ पे ये भाग 2 यानी नागरिकता, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से अब जितने भी प्रश्न बनेंगे आप उनको आसानी से कवर कर पाओ, और एग्जाम में अगर यहाँ से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।